नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज ये हमारा जो है नेक्स्ट वीडियो है। आप लोगों ने पिछले वीडियो को काफ़ी सराहा और बहुत सारे आप लोग के कमेंट और सुझाव प्राप्त हुए हैं। तो जो भी कमेंट में आप लोगों ने सुझाव दिए थे उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो है अपना जो कंटेंट है उसको और इम्प्रूव करेंगे। लेकिन एक चीज़ जो बेसिक बात है ये है कि हम लोग रिसर्च बेस्ड पढ़ रहे हैं। हम लोग शब्द विन्यास के आधार पर RO और जितनी भी सारी परीक्षाएं हैं, जहाँ पर भी ये 6 टॉपिक जो RO के सिलेबस के हैं वो पूछे जाते हैं, उन सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इसमें प्रामाणिक रूप से हल करेंगे, हल कर रहे हैं, उसकी व्याख्या समझेंगे और एक एक शब्द, जैसे किसी भी ऑप्शन में अगर 4 शब्द दिए हुए हैं तो उन चारों शब्दों की जो व्याकरणिक विश्लेषण है उसको समझेंगे कि वो तत्सम तद्भव है कि विशेष विशेषण है, और जो है वो पर्यायवाची है, अनेकार्थी है, समानार्थी है, उसकी वर्तनी शुद्ध है या नहीं है। तो जितने भी एंगल हैं उन सारे एंगल से उसके बारे में समझेंगे, जिससे आप हिंदी रटना छोड़कर हिंदी को समझना और आत्मसात करना सीख सकें। तो आप जो है इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए जिससे आपको नियमित रूप से नोटिफिकेशन मिलता रहे, और साथ में हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, जिसका लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दिया गया है, उससे भी जुड़िए। चलिए शुरुआत करते हैं आज की श्रृंखला का। मित्रों, अगर आप लोग समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं, जो लोक सेवा आयोग के द्वारा वैकेंसी आती है, तो आप लोग हमारे अभ्युदय बैच से जुड़कर अपनी तैयारी को संपूर्णता प्रदान कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि हमारा जो अभ्युदय बैच है इसमें प्री मेंस की पूरी तैयारी एक साथ कराई जाती है। आपको कहीं भी इधर उधर भटकाव की ज़रूरत नहीं है। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इसमें सॉल्व कराए जाते हैं, ठीक है। और नियमित रूप से टेलीग्राम में आपको टेस्ट दिए जाते हैं टॉपिक वाइज, और परीक्षा के पहले फुल टेस्ट भी आपको प्रदान किए जाते हैं। आप जानते हैं कि डिकोड एग्ज़ाम जो है उत्तर प्रदेश का एक मात्र ऐसा ऑनलाइन संस्थान है जिससे अब तक की 3 भर्तियों में हमने 75+ सिलेक्शन दिए हैं। किसमें? केवल और केवल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की समीक्षा अधिकारी परीक्षा की बात कर रहा हूँ, बाकी परीक्षाओं की मैं यहाँ पर बात नहीं कर रहा हूँ। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास ये हमारी प्री के लिए पुस्तक और ये हमारी मेंस के लिए पुस्तक, जो सामान्य हिंदी और परंपरागत पेपर को एक साथ जो है कवर करने के लिए दोनों आपको जो है लेना चाहिए। और ये दोनों ऑनलाइन भी उपलब्ध हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन जैसे प्लेटफॉर्म्स पे। बाकी जितने भी लीडिंग बुक सेलर्स हैं आपके जनपद के, वहाँ भी आपको ये किताब मिल जाएगी, ठीक है। समीक्षा अधिकारी की प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप ऐसे गाइडेंस में तैयारी करें जहाँ पर जो है समीक्षा अधिकारी एक विशेषता के तौर पर रहा है हमारा, ठीक है। इसीलिए हम लोग लिखते हैं सचिवालय का रास्ता डिकोड एग्ज़ाम से होकर जाता है। तो निश्चित रूप से आप लोग जो है हमारे अभ्युदय बैच से जुड़ सकते हैं। ऊपर आपको जो है नंबर्स दिए जा रहे हैं, कॉन्टैक्ट नंबर, किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप बाकी जानकारी ले सकते हैं। अगर आपकी तैयारी हो चुकी है, आपने पिछले बैच में तैयारी की है, या आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, या आपको लगता है कि आपको वीडियो लेक्चर प्रोग्राम से जुड़ने की आवश्यकता नहीं है, तो आप केवल और केवल अगर आप चाहें तो प्रीलिम्स के लिए हमारी ये टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट हो चुकी है। इसमें टॉपिक वाइज टेस्ट और फुल टेस्ट लगभग जो है 10,000+ प्रश्नों के माध्यम से ये पूरी तैयारी कराई जाएगी। आप इससे जुड़कर अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। इस सीरीज का हम 21वां प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न क्या है? निम्न विकल्पों में से कौन सा शब्द दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ठीक है, तो पहली चीज तो हमको रेखांकित शब्द देखना है। रेखांकित शब्द क्या है? ये सेंटेंस पढ़िए। मेरे घर के सामने जो बाग है वह फूलों और लता से भरा है। यानी हमारा जो टारगेटेड या जिसको हम प्रश्नगत शब्द कह सकते हैं, लता। और लता के इनमें से 3 तो पर्यायवाची हैं, एक ऐसा शब्द दिया है जो लता का पर्यायवाची नहीं है। तो आप इसका आसानी से अनुमान लगा सकते हैं। इसमें से तरंग जो है ये लता का पर्यायवाची शब्द नहीं है। वल्लरी, वेल्ली और बेल ये सभी लता के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है।
अब तरंग शब्द जो है ये लता का पर्यायवाची नहीं है। तरंग का अर्थ क्या होता है? पानी की लहर या मन की उमंग, उसको हम जो है नॉर्मली तरंग कहते हैं। वल्लरी, वेल्ली और बेल ये तीनों ही प्रामाणिक पर्यायवाची हैं लता के। इनको हम जो है इंग्लिश में वाइन या क्रीपर भी कहते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम लता शब्द की व्याख्या करते हैं। लता के बारे में जो है हम तो सबसे पहले इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? कोई ऐसा पौधा जो किसी सहारे, पेड़, दीवार या छड़ी आदि से लिपट कर ऊपर चढ़ता हो या जमीन पर फैल कर चलता हो, इस वजह से उसको क्रीपर भी कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, अब इसके पर्यायवाची शब्द आपसे पूछे जा सकते हैं। कुछ इसमें बड़े अनोखे पर्यायवाची हैं, जैसे विरूध। ठीक है, ये हो सकता है आपको नहीं पता हो। तो बेल, वल्लरी, वेल्ली, वल्लिका, प्रतान, विरूध और लतिका, ये सभी क्या हैं? पर्यायवाची हैं लता के। अब ये अगर इसके तत्सम शब्दों की नजरिए से देखें हम, तो ये एक संस्कृत शब्द है, यानी तत्सम शब्द है, और इसका कोई भी सीधा या प्रत्यक्ष विलोम शब्द नहीं होता है। और इसका अगर विशेष विशेषण की दृष्टि से देखें तो ये एक जातिवाचक संज्ञा है। क्यों? क्योंकि एक पेड़ के प्रकार का नाम है, तो ये जातिवाचक संज्ञा या विशेष्य हम कहेंगे। ठीक है, तरंग जो दूसरा ऑप्शन था, जो पर्यायवाची नहीं था इस प्रश्न में, तरंग का अर्थ ये होता है पानी की सतह पर उठने वाली लहर अथवा मन में उठने वाली उमंग या विचार को हम तरंग कह देते हैं। ठीक है, तो एक तरह से ये अनेकार्थी शब्द है। ये वेव के सेंस में, रिपल के सेंस में, इमोशन के सेंस में हर तरह से प्रयोग होता है। इसके पर्यायवाची बहुत महत्वपूर्ण है। पर्यायवाची कई बार जो है विभिन्न एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं। लहर, उर्मी, वीची, हिलोर, मौज, उल्लोल और उमंग, इसमें से उर्मी और वीची कई बार जो है पहले परीक्षाओं में आए हैं, इनको अलग से याद रखिएगा। ये एक ऐसा शब्द है, ये भी एक तत्सम शब्द है, और इसका जो है शाब्दिक अर्थ होता है तैर कर या तैरना या पार करना। ठीक है, विलोम इसका कोई होता नहीं प्रत्यक्ष रूप से। विशेष विशेषण की दृष्टि से अगर हम देखें तो ये एक संज्ञा शब्द है, और अगर हम इसका विशेषण बनाना चाहें तो तरंग से क्या बनाएंगे? तरंगित। ठीक है, क्या? तरंगित। तीसरा हमारा विकल्प है वल्लरी। ठीक है, वल्लरी में पहले वल्लरी का मतलब, क्योंकि बेल का पर्यायवाची है यानी लिपट कर चढ़ने वाला पौधा या लता, ये इसका शाब्दिक अर्थ हो गया। इसके पर्यायवाची वही हैं जो हमने अभी लता या बेल के पढ़े, तो लता, बेल, बेल्ली, वल्लिका, लतिका, ये सभी हो गया। ये एक तत्सम शब्द है, और विशेष विशेषण की दृष्टि से ये भी एक संज्ञा शब्द है। वेल्ली की बात करें तो बेल या लता इसका अर्थ होता है, और इसका एक विशिष्ट अर्थ होता है। जैसे वल्ली और वेल्ली दोनों शब्दों का समान रूप से हम देखते हैं प्रयोग, तो इसमें से कोई ऐसा ना समझिएगा कि एक जो है वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है या एक शुद्ध है। पर्यायवाची शब्द वही है, इसमें कोई अंतर नहीं है, और ये भी एक विशेष शब्द है। बेल, बेल जो है किसी के सहारे से ऊपर चढ़ने वाला पौधा या लता होता है। जो बेल का पौधा स्वयं में भी होता है, अगर आपको शुरुआत में देखें जब तक वो हार्ड नहीं होता है, तब तक वो जो है किसी और सहारे से चढ़ के उत्पन्न होता है। लेकिन ये बेल जो होता है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो बेल खाया जाता है, जिसका बेलपत्र जो है भगवान शिव को चढ़ाया जाता है, वो वाला बेल यहाँ पर नहीं है। उस वृक्ष को विल्व कहते हैं, और उससे जो है पत्ता जो होता है उसको विल्व पत्र कहते हैं। ठीक है, तो ये लता, वल्लरी और वेल्ली इसके पर्यायवाची तो है ही है, इसमें कुछ जो है ऐसा नहीं है, और ये भी एक विशेष शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, कंदर्प, पंचशर और पुष्पधन्वा, ये जरूर शब्द आपने सुने होंगे, तुरंत आपका दिमाग पहुंच गया होगा सही उत्तर की तरफ। तो ये जो शब्द हैं ये किसके पर्यायवाची हैं? और ये जान लीजिए कि देवी देवताओं के पर्यायवाची आपके एग्जाम में सर्वाधिक पूछे जाते हैं, इसलिए उनकी तो एक अलग सूची बना के रख लीजिएगा। ठीक है, देवी देवता जितने भी होते हैं उनके पर्यायवाची शब्द खूब पूछे जाते हैं। तो सही उत्तर ये है कि इसका ये जो है कामदेव के पर्यायवाची हैं। कामदेव के आपने मनमथ जो है भी सुना होगा, बहुत सारे और भी पर्यायवाची होते हैं, उन्हीं में से जो है कंदर्प, पंचर, पुष्पधन्वा भी हैं। बाकी हमारे सामने 4 शब्द और भी दिए हैं, 3 शब्द, ये भी सब बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है, तो इसकी अच्छे से हम व्याख्या समझेंगे। तो सबसे पहले पंचशर। पंचशर क्यों कहा गया? सर मतलब संस्कृत में क्या होता है? बाण। ठीक है, और पंच मतलब 5 होता है,
तो 5 बाणों को धारण करने वाला। तो कामदेव क्या थे? 5 बाण धारण करते थे। कंदर्प पुष्प धनवा, फूलों के धनुष वाला। इनके जो धनुष पिक्चर आपने देखा होगा सीरियल्स में दिखाया जाता है, वो हमेशा लताओं से जो है और फूलों से जो है मढ़ा हुआ होता है। तो ये सभी जो है कामदेव के प्रसिद्ध पर्यायवाची हैं। और बाकी जो विकल्प दिए थे जैसे कि गौरी सुत, तो गौरी सुत मतलब जो गौरी के पुत्र हों तो गणेश जी हो गए। उसके बाद एक वंशीधर दिया था, तो वंशी को धारण करने वाले हो गए कौन? भगवान कृष्ण हो गए। यक्षराज, और यक्षों के जो राजा होते हैं वो कुबेर कहलाते हैं। ठीक है, चलिए अब एक एक विकल्प पर हम मंथन करते हैं। सबसे पहला हमारा विकल्प है कामदेव। तो कामदेव का अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो काम के देवता, यानी प्रेम, आकर्षण और कामुकता के जो देव हैं वो कामदेव कहलाते हैं। ये एक तत्सम शब्द है। ठीक है, और तत्सम शब्द जो है काम प्लस देव से मिलकर बना है। कंदर्प, पंचसर, पुष्पधनवा भी विशुद्ध रूप से तत्सम है, जो बहुब्रीहि समास के श्रेष्ठ उदाहरण है। क्यों? क्योंकि ये दो अलग अलग शब्दों से मिलकर बने हैं, लेकिन ये अर्थ जो है कुछ और देते हैं। विलोम की बात करें तो इसमें जो है कोई ऐसा सीधा रूढ़ इसका विलोम, प्रत्यक्ष विलोम नहीं होता है। लेकिन अगर वैचारिक रूप से आपको कोई विलोम निकालना ही है तो ब्रह्मचारी या कामजेता माना जाता है। ठीक है, तो व्याकरणिक कोटि इसकी क्या है? ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि ये एक भगवान का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। अब इसके पर्यायवाची, कामदेव के पर्यायवाची बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। इनफैक्ट सभी देवी देवताओं के पर्यायवाची खूब पूछे जाते हैं। मदन, मनोज, मनमथ, रतिपति, अनंग। भगवान शिव ने उनको एक बार भस्म कर दिया था, तो उनका शरीर ही नहीं बचा था जो है, तो उनको बॉडीलेस या अनंग कहा जाता है। बिना अंगों वाला, बिना शरीर वाला। मार, स्मर, कंदर्प, पंचशर, पुष्प धनवा, ये जितने भी इनके नाम हैं, ये इनके पीछे पूरी पूरी पौराणिक कथाएं हैं। तो अगर हम उस पे जाएंगे तो वो जो है संभव नहीं है। अब यहाँ पर रतिपति क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये इनकी पत्नी का नाम रति था। चलिए अगला विकल्प देखते हैं, गौरी सुत। गौरी सुत नाम से ही स्पष्ट है गणेश जी का ये नाम है, यानी माता गौरी के पुत्र भगवान गणेश। ठीक है, निश्चित रूप से ये एक तत्सम शब्द है, क्योंकि गौरी और सुत दोनों ही जो है क्या है? संस्कृत के शब्द हैं। और चूंकि विलोम इसका नहीं निकाला जा सकता क्योंकि ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, यानी विशेष्य है। पर्यायवाची गणेश जी के खूब पूछे जाते हैं। गजानन, लंबोदर, विनायक, गणपति, एकदंत और भवानी नंदन। भवानी नंदन का मतलब भवानी भी जो है माता पार्वती का नाम है, इसलिए भवानी नंदन बोला जाता है। वंशीधर, जैसा मैंने बताया ही था कि भगवान श्री कृष्ण का नाम है, क्योंकि वो बंसी धारण करते थे, उसी कारण जो है उनका नाम वंशीधर बना। ये भी एक तत्सम शब्द है और विलोम इसका नहीं बन सकता है। व्याकरणिक कोटि जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कृष्ण जी के तो सैकड़ों नाम हैं। कुछ प्रमुख पर्यायवाची कृष्ण, माधव, मुरारी, गोपाल, श्याम, गिरधर, ये सभी जो है भगवान कृष्ण के पर्यायवाची हैं। यक्षराज, ठीक है, तो यक्षों के राजा अर्थात धन के देवता कुबेर। यक्षराज एक तत्सम शब्द है, ये भी जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इसलिए इसका कोई विलोम नहीं होता है। पर्यायवाची इसके जो है महत्वपूर्ण है, कुबेर, धनद, धनाधिप, राजराज और किन्नरेश। क्योंकि यक्ष को जो है किन्नर भी कहा जाता है, तो ये किन्नरों के राजा यानी किन्नरों के नरेश होने के कारण किन्नरेश भी इनका एक नाम है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रामू बेहद गरीब है। अब यहाँ पर गरीब क्या है? रेखांकित किया गया है। तो उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द का उपयुक्त पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। गरीब का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? ठीक है, तो बिल्कुल जो है सामने ही है, इसमें कुछ भी सोचना या विचारने की जरूरत नहीं है। निर्धन इसका सही शब्द होगा। ठीक है, बाकी और शब्दों की अगर चर्चा कर लें, जैसे निस्सार था आपके जो है उसमें, तो निस्सार का मतलब होता है जिसमें कोई सार ना हो, यानी सार से रहित। निर्बाध, जिसमें कोई बाधा नहीं हो। ठीक है, बाधा रहित। और निबद्ध यानी बंधा हुआ। ठीक है, तो ये जो है कंफ्यूजन पैदा करने के लिए सब शब्द यहाँ पर दिए गए हैं और इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले गरीब की बात कर लेते हैं।
आप लोग जानते हैं कि अगर ये पूछ लिया जाए आपसे विशिष्ट अर्थों में यानी वाक्यांश में कि जिसके पास धन संपदा या जीवन यापन के लिए मूलभूत साधनों का अभाव हो, वो जो है गरीब कहलाता है। पर्यायवाची इसके महत्वपूर्ण है। अकिंचन जो है कई बार पूछा गया है। निर्धन, दरिद्र, अकिंचन, विपन्न, रंक, कंकाल, कंगाल और दीन। ठीक है, सॉरी। अब तत्सम तद्भव की दृष्टि से देखें तो एक ये विदेशज शब्द है। ये न तत्सम है न तद्भव है, ये एक विदेशज शब्द है। गरीब शब्द मूल रूप से अरबी भाषा का ये शब्द है, जो हिंदी में ज्यों का त्यों एक्सेप्ट कर लिया गया है, उसका प्रयोग होता है। गरीब का विलोम अमीर होता है, जो सबसे सटीक वाला है। उसके अलावा धनवान भी, संपन्न भी हो सकता है। विशेष विशेषण की तरह देखें तो गरीब क्या है, एक विशेषता बताने वाला शब्द है किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति का। तो इसका प्रयोग करके आप देख लीजिए, तुरंत समझ जाएंगे। जैसे गरीब आदमी, तो आदमी की विशेषता बता रहा है गरीब, यानी गरीब क्या हो गया, एक विशेषण शब्द हो गया। और इसका अगर विशेष्य आपको बनाना है तो वो भाववाचक संज्ञा के रूप में बनेगी गरीबी। ठीक है, तो गरीब का गरीबी, ये ध्यान रखिएगा। निर्धन जो इसका सही उत्तर है, जिसके पास धन ना हो या धन से रहित, यानी गरीब से ही मिलता जुलता सब कुछ है। पर्यायवाची भी उसके वही हैं, गरीब, दरिद्र, विपन्न, अकिंचन, धनहीन। तत्सम तद्भव की दृष्टि से देखेंगे तो ये जो है एक तत्सम शब्द है, और इसका जो है इसका जो प्रामाणिक विलोम शब्द हो जाएगा वो धनी हो जाएगा। निर्धन का विलोम धनी या धनवान या साधन, जो धन से युक्त हो। ये तीनों ही इसके हो जाएंगे, लेकिन जो है पहले दो वाले जो है ये ज्यादा प्रामाणिक हैं। फिर ये एक विशेषण शब्द है, और अगर हमको निर्धन का विशेष बनाना पड़े तो वो निर्धनता हो जाएगा। ये भी क्या है, निर्धनता एक जो है भाववाचक संज्ञा है। निस्सार के बारे में हमने बात की थी कि जिसमें कोई सार या तत्व ना हो, खोखला या जो अर्थहीन हो, उसको हम निस्सार कहेंगे। जैसे कहते हैं ना, संसार तो निस्सार है, तो इसमें जो है जिसमें कोई भी सार ना हो। पर्यायवाची शब्दों पे चलेंगे तो सारहीन, तत्वहीन, खोखला, अर्थहीन और तुच्छ, ये इसके पर्यायवाची होंगे। व्युत्पत्ति की बात करेंगे तो ये एक तत्सम शब्द है, और निर और निस उपसर्ग जो है जब सार में लगा देते हैं तो ये निस्सार बन जाता है। इसका विलोम जो है क्या होगा, सार गर्भित। निस्सार का सार गर्भित, क्यों? क्योंकि सार गर्भित का मतलब क्या होता है, जिसमें कोई सार हो या सार से युक्त। फिर विशेष विशेषण की दृष्टि से देखेंगे तो ये एक विशेषण है, और इसका विशेष ये होगा निस्सारता। क्या होगा, निस्सारता। निर्बाध की बात करेंगे तो निर्बाध जिसमें कोई भी बाधा, रुकावट या रोक टोक ना हो। कहते हैं ना कि निर्बाध रूप से जो है प्रवाह उसका जारी है, तो ये जो है कोई भी बाधा हो ना हो, बाधा रहित हो। इसके पर्यायवाची इसी से मिलते जुलते बन जाएंगे, बाधा रहित, बेरोटोक, अबाध, उन्मुक्त या खुला। व्युत्पत्ति की बात करेंगे तो ये एक तत्सम शब्द है। ठीक है, निरुपसर्ग से बना हुआ है। इसका सबसे ज्यादा प्रामाणिक विलोम बाधित होगा। निर्बाध का क्या होगा, बाधित, इंग्लिश में ऑब्स्ट्रक्टेड। विशेष विशेषण की दृष्टि से देखेंगे तो ये जो है, जैसे कहते हैं हम निर्बाध गति, तो ये विशेषण तो है ही है, और क्रिया विशेषण के रूप में भी इसका प्रयोग होता है अगर ये क्रिया की विशेषता बता रहा है। जैसे गति क्या है, गमन क्या है, एक क्रिया है, तो उसकी विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पर क्रिया विशेषण हो जाएगा। वैसे आप जो है इसको विशेषण के रूप में ही वर्गीकृत करेंगे। ठीक है, और इसका विशेष क्या होगा, निर्बाधता। क्या होगा, निर्बाध्यता। अब अंतिम विकल्प है निबद्ध। निबद्ध जो है, जो भली बात बधा हुआ, गुथा हुआ या नियमों में जकड़ा हुआ हो। इंग्लिश में समझ लीजिए बाउंड, फास्टेंड, जैसे कहते हैं फास्टेन योर सीट बेल्ट्स, और उसके अलावा कंपोज्ड। तो इसका प्रयोग प्रायः साहित्य या छंदबद्ध निबंध रचना के रूप में होता है। कहते हैं ना कि बहुत ही बधा हुआ गद्य है जो है, तो ये जो है निबद्ध उसके लिए हो गया। अब इसके पर्यायवाची सबसे और अर्थ क्लियर हो जाएंगे, जैसे बंधा हुआ, आबद्ध, संयमित, ग्रथित और रचित, ये सभी इसके पर्यायवाची हो जाएंगे। ये एक मूलतः तत्सम शब्द है जो नी उपसर्ग से बना हुआ है, और निबद्ध का प्रामाणिक विलोम जो है अनिबद्ध होगा या उन्मुक्त होगा।
बाकी ये एक विशेषण है, इसका प्रामाणिक विशेष रूप निबंध या निबंधन होता है। क्या होगा? निबंध का निबंध या निबंधन। निबंध आप लोग लिखते हैं वही वाला निबंध है ये, ठीक है। अगला प्रश्न 24वां प्रश्न जो हमारा है, निम्न समानार्थी शब्दों में से उचित शब्द का प्रयोग करके दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति करें। ठीक है, अब क्या रिक्त स्थान यहाँ पर है उसको पहले संदर्भ को पढ़ लीजिए। विधानसभा का चुनाव एक निश्चित, अब यहाँ पर जो है आपको शब्द भरना है, के लिए होता है। अब यहाँ पर सबसे बढ़िया जो है टर्मिनोलॉजी जो है कौन सी आएगी? ठीक है, निश्चित है तो इसका मतलब कुल मिलाकर ये समय से बोध कराने वाला है। अब उसके आपके सामने ऑप्शन है समय, अवधि, काल और युग। तो सबसे सही चीज है अवधि। अवधि क्या होता है? दो कालों के बीच का जो अंतराल होता है, जो ड्यूरेशन होता है, उसको हम अवधि कहते हैं। तो यहाँ पर अवधि जो है पूरी तरह से प्रामाणिक रूप से यहाँ पर की जाएगी, क्योंकि ये समय सीमा या कार्यकाल के लिए प्रयोग होता है। अन्य विकल्प जो है भी समानार्थी तो हैं, लेकिन यहाँ पर इस वाक्य के संदर्भ में वो बहुत ज्यादा उपयुक्त नहीं माने जा सकते हैं। अब अगला है अवधि। तो अवधि में कोई निश्चित समय सीमा, कार्यकाल या मियाद, ये जो है अवधि का जो है आप इसको व्याख्या कर सकते हैं। ठीक है, ये आपसे कोई पूछ ले जो है वाक्यांश के लिए एक शब्द में कि कोई निश्चित समय सीमा, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? अवधि होगी। अब इसकी व्युत्पत्ति कैसे होती है? तो एक विशुद्ध तत्सम शब्द है, ठीक है, और जिसका अर्थ हो जाएगा वह सीमा जहां तक कोई बात या कार्य निर्धारित हो। तो ये भी इसके वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा। अवधि का प्रामाणिक विलोम शब्द जो है अनावधि या कालातीत होगा। क्या होगा? अनावधि या कालातीत होगा। ये जो है एक विशेष्य है, स्त्रीलिंग के संज्ञा के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके पर्यायवाची हो जाएंगे मियाद, कालखंड, समय सीमा, मुद्दत और अंतरा। ठीक है, या अंतराल भी हो सकता है। वर्तनी पूरी रूप से शुद्ध है। ठीक है, अगला हमारा इसमें विकल्प था समय। समय जो है वक्त, बेला या सामान्य काल के बोध कराने के लिए प्रयोग किया जाता है, और ये बहुत ही व्यापक और अनिश्चित शब्द है। वास्तविकता ये है कि सारे वैज्ञानिक और पूरी दुनिया समय को परिभाषित करने के लिए आज भी बहुत परेशान है, लेकिन न साइंस परिभाषित कर पा रही है न कोई। हाँ, आध्यात्म में जो है समय के बारे में आपको जरूर पता चलेगा। तो ये एक तत्सम शब्द है और इसका सटीक विलोम हो जाएगा असमय या कुसमय। ठीक है, यानी समय का विलोम क्या हो जाएगा? असमय या कुसमय, जो समय से ना हो। व्याकरणिक कोटि में ये विशेषज्ञ है, विशेष्य है, सॉरी, ये पुल्लिंग संज्ञा है। अब इसके पर्यायवाची पे आ जाइए तो समय के बहुत सारे पर्यायवाची हैं, वक्त, वेला, प्रहर, अवसर, ये सभी जो है समय के पर्यायवाची हैं। अब आता है काल, ये भी समानार्थी शब्द है। बीता हुआ या आने वाला लंबा समय। तो काल जो है बहुत तरीके से जो है यूज होता है, क्योंकि एक ये अनेकार्थी शब्द है। काल का मतलब मृत्यु से भी होता है। ठीक है, अकाल के समय ये जो है सूखा, अकाल, इसका विलोम हो जाता है। ठीक है, तो जितने तरीके से इसके अनेकार्थी में प्रयोग होता है उतने तरह से इसके विलोम भी मिलते हैं। ये पूरी तरह से एक तत्सम शब्द है। तो बीता हुआ या आने वाला लंबा समय, ऐतिहासिक दौर अथवा मृत्यु, तो ये सभी जो है समय का बोध भी कराता है, मृत्यु से संबंधित भी है। हिस्टोरिकल पीरियड के लिए भी काल का प्रयोग किया जाता है। ये एक विशेष्य है और पुल्लिंग है शब्द। फिर इसके अगर पर्यायवाची लेंगे तो युग, जमाना, समय, मृत्यु और यमराज। यमराज का भी पर्यायवाची काल होता है ना, कहते हैं ना तुम्हारा काल आ गया। तो वहां पर भी जो है ये मृत्यु से संबंधित होने के कारण इसको जो है यमराज से जोड़ा जाता है। अब युग की बात कर लेते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक या पौराणिक कालखंड होता है, एक लंबा कालखंड होता है। अब इसके बारे में भी जो है बहुत सारी शास्त्रीय बातें हैं कि कलयुग इतना बड़ा होगा, सतयुग इतना बड़ा होगा, लेकिन एक युग कितना बड़ा होगा इसके बारे में कोई सटीक जो है वो नहीं है। तो ये एक तत्सम शब्द है। रूढ़ और दीर्घकालिक संज्ञा होने के कारण इसका कोई सीधा विलोम नहीं है, लेकिन अगर पारिभाषिक रूप से आपको देखना है तो इसका युग का क्या हो जाएगा? युगांत हो जाएगा। युग का क्या हो जाएगा? युगांत, यानी युग का अंत। अब विशेष है ये पुल्लिंग,
और इसके अगर पर्यायवाची शब्दों की बात कर ली जाए तो जमाना, कल्प, मनवंतर, दौर, कालचक्र। अब ये कल्प और मनवंतर अगर जो है इसका आप सनातन साहित्य में देखेंगे तो इनकी गणना वगैरह भी है, लेकिन आपको इतना डीप नहीं जाना है, आप युग के जो है इसके उसमें कर सकते हैं। अवधि शब्द जो है अगर इसके हम भाषाई तर्क पे जाएं तो एक सुनिश्चित प्रारंभ और अंत को दिखाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि 1 अगस्त से 8 अगस्त, तो ये क्या है, इसको हम अवधि कहेंगे, क्योंकि हमको पता है कि 1 अगस्त को शुरुआत हुई थी और 8 अगस्त को हम जो है इसको नाप रहे हैं, या 8 अगस्त तक का ही हम रेफरेंस ले रहे हैं। तो इसी तरह से जैसे कहा जाता था विधानसभा की जो अवधि होती है कार्यकाल की 5 वर्ष की होती है, वहीं पर जो समय होता है वो अनिश्चित होता है। समय के लिए कुछ भी निश्चित नहीं होता। काल और युग ऐतिहासिक घटनाओं के लिए ही प्रयुक्त होते हैं। चुनाव जैसी वैधानिक और नियतकालिक प्रक्रिया के लिए ये सही नहीं है, ठीक है। ये स्पष्टीकरण इसलिए हम दे रहे हैं कि आप ये सोचें कि बाकी भी तो उसके समानार्थी थे, उनका भी प्रयोग हो सकता था, लेकिन उनका नहीं हो सकता है, क्योंकि अवध ही वो शब्द है जिनका एक बिल्कुल निश्चित मापतौल है कि एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन को ही हम अवधि कहते हैं। आगे चलते हैं, तो आगे देखते हैं इसमें विकल्पों में दिया गया कौन सा शब्द निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पर रेखांकित शब्द जो है यहाँ पर मिट गया है, ये पास है, ठीक है। पास का आपको देखना है, मेरा घर मेरे विद्यालय के पास ही है। तो आपको क्या बताना है, पास का इसमें से पर्यायवाची कौन सा नहीं है। देखिए पास का पर्यायवाची क्या क्या होता है, निकट होता है, समीप होता है, सन्निकट होता है। दूर इसका पर्यायवाची नहीं होता। दूर तो इसका क्या हो गया, पास का दूर सीधा सीधा विलोम शब्द हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये बी शायद टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ये सी होना चाहिए। तो पास का अर्थ होता है नजदीक या करीब, इसलिए निकट, समीप और सन्निकट तीनों ही पास के प्रामाणिक समानार्थी हैं, जबकि दूर इसका विलोम है। चलिए एक एक शब्द को ले लेते हैं। पास जो हमारा प्रश्नगत शब्द है, जो बहुत अधिक दूरी पर ना हो, या दूसरी तरीके से जो नजदीक या करीब हो, वो पास हो गया। पर्यायवाची निकट, समीप, सन्निकट, करीब, नजदीक, आसपास हो गए। ये एक तद्भव शब्द है और इसका विकास जो है संस्कृत के तत्सम शब्द पार्श्व से हुआ है, ठीक है। तो आपसे अगर कभी तत्सम पूछ लिया जाए पास का, तो क्या कहा जाएगा, पार्श्व कहा जाएगा। इसका प्रामाणिक रूप से विलोम जो है दूर हो जाएगा। और व्याकरणिक कोट अगर विशेष विशेषण की दृष्टि से देखें तो ये जो है एक क्रिया विशेषण है, ठीक है। ये मूलतः एक स्थानवाचक क्रिया विशेषण और संबंध बोधक अव्यय है। अब बात आती है दूर की, जो सही उत्तर है। तो दूर का जो है अगर हम व्याख्या करें या वाक्यांश के लिए एक शब्द हमको बताना हो, तो जो पास ना हो वो दूर माना जाएगा, या जो अधिक फासले पर स्थित हो, अधिक दूरी पर स्थित हो, वो दूर माना जाएगा, ठीक है। पर्यायवाची हो गया परे, फासले पर, सुदूर और दूरस्थ। ये एक तत्सम शब्द है जो संस्कृत के दूर शब्द से ही सीधे हिंदी में ग्रहित हुआ है, ठीक है। हो सकता है कि आप लोग सोचते हो कि दूर जो है एक संस्कृत का तद्भव शब्द है और हिंदी का, लेकिन ऐसा नहीं है। हिंदी में एज इट इज ये प्रयोग हो रहा है, दूर भी जो है एक तत्सम शब्द है। इसका विलोम हो गया पास या निकट, और ये एक अव्यय या क्रिया विशेषण है, और इसका विशेषण पद जो है वो दूरस्थ होता है, यानी जो डिस्टेंस पर हो। भाववाचक संज्ञा इसकी क्या होती है, दूरी होती है। फिर अगला हम देखेंगे निकट। निकट का मतलब पास, करीब या कम दूरी पर स्थित। समीप, पास, सन्निकट, आसन्न, करीब, ये सब इसके पर्यायवाची हैं जो आपने पहले अन्य में भी पढ़े। ये भी एक तत्सम शब्द है, इसका विलोम दूर हो जाएगा। ये भी एक अव्यय या क्रिया विशेषण है और इसका विशेष क्या होता है, निकटता होगा, यानी निकट से क्या बनेगा, निकटता। समीप की बात कर लें तो इसका भी मतलब पास या नजदीक होता है। निकट, पास, सन्निकट, करीब इसके जो है समानार्थी शब्द हो गए। और ये एक तत्सम शब्द है जो सम उपसर्ग से मिलकर बना हुआ है, इसका भी विलोम दूर हो जाएगा, ठीक है। विशेष विशेषण की दृष्टि से देखें तो ये एक अव्यय या विशेषण है, ठीक है। विशेषण भी है, अव्यय भी है। और इसकी प्रमाणिक भाववाचक संज्ञा क्या होगी, समीप से बनेगा समीपता या सामीप्य। तो दोनों ही याद रखिएगा कि अगर आपसे जो है इसका विशेष पूछा जाएगा तो समीपता या सामीप्य। और सामीप शब्द जो है
वर्तनी और विशेष के रूप में कई बार आयोग की परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। सन्निकट, जो बहुत पास हो, ठीक है, बहुत अधिक पास हो। सन्निकट का देखिए, पास का मतलब कि एक ही होता है कि पास का, पास में भी हम कह सकते हैं कि कम पास या जो है ज्यादा पास, ठीक है। लेकिन सन्निकट का जो पर्टिकुलर अर्थ होता है जो बहुत अधिक पास हो, बिल्कुल पास हो जो है, ठीक है, इसीलिए इसका नाम सन्निकट है। तो अत्यंत निकट, आसन्न, एकदम पास, सटा हुआ, ये सन्निकट हो गया। ये एक तत्सम शब्द है, ठीक है, और इसका प्रामाणिक विलोम हो जाएगा दूरस्थ या सुदूर। और ये एक विशेषण भी है, अव्यय भी है। विशेष रूप में ये सन्निकर्ष कहलाएगा या सन्निकटता कहलाएगा, ठीक है। पारलौकिक की शुद्ध वर्तनी का हमको अब यहाँ पर चयन करना है। पारलौकिक, तो पारलौकिक की शुद्ध वर्तनी इसमें क्या हो जाएगी? पारलौकिक की सब जो है, जो वर्तनी शुद्ध है वो पारलौकिक वहां पर ही सही लिखा हुआ है, लेकिन विकल्पों में से हमको चुनने को बताना है, तो ये जो है क्या हो जाएगा? पारलौकिक बी वाला जो ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। दो ही तीन गलतियां दी ही, परालौकिक और परालौकिक दिया हुआ, ये गलत है, ठीक है। तो पारलौकिक इसमें से सही है, बी ऑप्शन जो है सबसे ज्यादा सही है। और व्याकरण में जो तद्वित प्रत्यय का नियम है उसके अनुसार जब परलोक में इक प्रत्यय जुड़ता है तो जो पहला शब्द होता है, पहला प्रथम स्वर में आदि वृद्धि हो जाती है, यानी और पा का पा हो जाएगा और लो का लौ हो जाएगा, ठीक है। परलोक से बन जाएगा पारलौकिक। से सभी विकल्प वर्तनी के इस अकाट नियम का उल्लंघन करते हैं, तो बहुत ज्यादा जो है उनका हमको परीक्षण करने की आवश्यकता जो है भी नहीं, ठीक है। पारलौकिक जो सही शब्द है इसके बारे में ही हम लोग जान लेते हैं। जो इस लोक का ना हो, जो परलोक का हो या जो दूसरी दुनिया से संबंधित हो, उसको हम पारलौकिक कहते हैं, ठीक है। ये एक विशुद्ध तत्सम शब्द है। परलोक में एक तद्वित प्रत्यय लगने से इसका निर्माण हुआ है। भाषाई नियम हमने पढ़ लिया, वही चीज यहाँ पर दोबारा लिखी है कि परलोक से पारलौकिक एक प्रत्यय के बाद कैसे बनता है। इसका जो विलोम होगा सबसे ज्यादा मानक, वो लौकिक हो जाएगा। लौकिक मतलब इस लोक का, पारलौकिक मतलब किसी और दूसरे लोक का। या दूसरा ऑप्शन आपके सामने ऐहिक अगर है तो वो भी सही है, ठीक है, यानी कि पृथ्वी से संबंधित, इस पृथ्वी से संबंधित जहां हम लोग रहते हैं। फिर ये एक विशेषण है जो बताता है कि जो है परलोक से संबंधित है तो पारलौकिक है, यानी इसका विशेष क्या हो जाएगा? परलोक हो जाएगा। अब इसके पर्यायवाचियों की बात करें जो है, तो पर्यायवाची हो गए अलौकिक, लोकोत्तर, अतीन्द्रिय, दिव्य और स्वर्गीय। परालौकिक की जो वर्तनी दोस्तों है, परालौकिक की भी वर्तनी जो है गलत है, तो उस पर चर्चा करने की कोई बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। चांद, इसकी शुद्ध वर्तनी क्या हमको यहाँ पर पता लगाना है। तो देखिए इसमें जो है चांद ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। ये जो है पूरी तरह से संस्कृत का एक तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द जो चंद्र है उसका जो है ये क्या है? ये मानक रूप से तद्भव है। तो चांद जो है इस तरह से लिखा जाता है, यानी चंद्र बिंदु के साथ लिखा जाता है। चांद में जो चंद्र बिंदु का नाम दिया गया है वो इसी वजह से दिया ही गया है, ठीक है। तो चांद पूर्णतया शुद्ध शब्द है। चंद्र का तद्भव रूप है ये। और हिंदी व्याकरण का एक नियम है, इसको समझ लीजिएगा, जब किसी तत्सम शब्द का तद्भव रूप बनता है तो उसमें जो नासिक ध्वनि होती है वो सदा अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु का उसके लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो चांद बिल्कुल सही है। अब ये अभी रिसेंटली जो है, जो केंद्रीय हिंदी निदेशालय के मानक हिंदी वर्तनी के नियम थे उनमें कुछ बदलाव भी किए गए थे। तो उसमें कहा गया था कि अगर आपको तद्भव शब्दों में अनुनासिकता दिखानी है, यानी नाक से उसका उच्चारण हो रहा है ये बताना है, तो चंद्र बिंदु का प्रयोग अनिवार्य है, भले ही सिरोरेखा के ऊपर कोई अन्य मात्रा ना हो। तो चा में आ की मात्रा सिरोरेखा के नीचे है, अतः इस पर चंद्र बिंदु लगाना ही व्याकरणिक रूप से 100% शुद्ध है। अब इसका तत्सम जो है क्या है? चंद्र है। चंद्र से अपभ्रंश तद्भव बना चांद, ठीक है। तो जो संस्कृत के पंचमाक्षर का नियम है कि आधा ना का लोप होकर पूर्ववर्ती स्वर में आ
का अनुनासिक हो गया है, उस वजह से ये चंद्र से बन गया चांद। इसके पर्यायवाची क्या है? शशि, चंद्रमा, मयंक, इंदु और सुधाकर, ये इसके पर्यायवाची। बाकी दो विकल्प बिल्कुल अशुद्ध रूप से लिखे हुए हैं, तो उसके बारे में जो है यहाँ पर कोई चर्चा करने की विशेष जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न ले लेते हैं, सौंदर्यता, इसकी शुद्ध वर्तनी का चयन करिए। ठीक है, तो सौंदर्य अपने आप में ही जो है एक विशेषण शब्द है। अब उसको जो है भाववाचक संज्ञा बनाने के उद्देश्य से उसमें ता और जोड़ दिया गया है, जो कि गलत है। ठीक है, तो इसका जो है सही उत्तर क्या हो जाएगा? शुद्ध वर्तनी सौंदर्य हो जाएगी। सौंदर्यता जैसा अगर शब्द कहीं भी आपको लिखा मिले तो वो पूरी तरह से गलत है। ठीक है, तो हिंदी व्याकरण में जो प्रत्यय लगाया जाता है उसमें सौंदर्यता शब्द जो है पूर्णतया अशुद्ध है उसके अनुसार। मूल शब्द क्या है? सुंदर है। सुंदर की भाववाचक संज्ञा बनाई जाएगी तो ता प्रत्यय का प्रयोग होता है, जिससे सुंदरता बनता है। लेकिन और अगर या प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है तो सौंदर्य बनता है। तो सुंदरता भी ठीक है, सौंदर्य भी ठीक है, लेकिन सौंदर्य के बाद भी उसमें फिर ता लगा दे रहे हैं तो वो गलत है। ठीक है, तो एक ही शब्द में भाववाचक संज्ञा के दो प्रत्यय या और ता का एक साथ प्रयोग करना प्रत्यय संबंधी अशुद्धि है, और इसको हम क्या कहेंगे? डबल सफिकेशन एरर कहेंगे। यानी सौंदर्यता के स्थान पर शुद्ध वर्तनी सौंदर्य होनी चाहिए थी। तो इस आधार पर जो है हमारा सौंदर्य विकल्प सही है। सौंदर्य का अर्थ क्या होता है? सुंदर होने का भाव, रूप या लावण्य। ठीक है, एक तत्सम शब्द है, इसका निर्माण सुंदर विशेषण से होता है और उसमें या प्रत्यय लगाने के से उसका होता है। ठीक है, तो जब सुंदर में या प्रत्यय लगता है तो शब्द के आदि स्वर में, यानी जो प्रथम स्वर है सु, प्रथम स्वर क्या है? सु है सुंदर में, वो क्या बन जाएगा? सु से बन जाएगा सौ, और अंतिम स्वर का लोप होकर उसमें या जुड़ जाता है। तो इस प्रकार सुंदर से बन गया सौंदर्य। ध्यान रखिएगा, इस तरह के और भी शब्द होते हैं, इसलिए थोड़ा सा नियम भी जो है समझते हुए चलिए। अब इसका विलोम भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, सौंदर्य का विलोम क्या होगा? कुरूपता होगा। अब आपके मन में प्रश्न आ सकता है कि कुरूप क्यों नहीं होगा? तो कुरूप होता है सुंदर का विलोम। ठीक है, जिस श्रेणी का शब्द होता है, सुंदर क्या है? सुंदर एक विशेषण शब्द है, तो उसका जो है विलोम विशेषण कुरूप हो जाएगा। लेकिन सौंदर्य क्या है? एक भाववाचक संज्ञा या विशेष्य है, तो उसका विलोम क्या होगा? कुरूप से बन जाएगा कुरूपता। ठीक है, अगलीनेस। ये ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी चीजें जो है बहुत इसमें मायने रखती हैं। अब इसके पर्यायवाची क्या हो जाएंगे? चारुता, लावण्य, कांति, सुषमा और रमणीयता। सौंदर्यता जो मूल प्रश्न था, तो इसमें वर्तनी दोष है ही है, और क्या दोष है ये हम आपको बता चुके हैं। इसी तरह का एक शब्द और है, उसको समझ लीजिए। जैसे माधुर्यता और औदार्यता भी, ये दो भी शब्द अशुद्ध होते हैं। अगर ये शब्द भी आपके प्रश्न में आ जाए तो इसको ध्यान रखिएगा। माधुर्यता और औदार्यता शब्द जो है अशुद्ध है। माधुर्यता का सही शब्द क्या होगा? माधुर्य होगा, और औदार्यता का सही शब्द औदार्य होगा। ठीक है, तो ये जो भाववाचक विशेषण बनाने के चक्कर में एक और प्रत्यय उसमें लगा दिया जाता है, डबल प्रत्यय कर दिया जाता है, उससे गड़बड़ हो जाती है। बाकी सौंदर्यता, सुंदर, ये तो पूरी तरह से वैसे ही प्रामाणिक रूप से गलत वर्तनी है। अगला प्रश्न लेते हैं हम, 29वां, शुद्ध वाक्य को छांटिए। ठीक है, वाक्य वाले में बहुत ध्यान देना है आपको कि वाक्य कौन सा शुद्ध है। ठीक है, चलिए, और ये जो है आरओ जो एग्जाम 2020 में हुआ था उसका प्रश्न है। तमाम देश भर में यह बात फैल गई। ठीक है, तो तमाम और देश में, तमाम देश में यह बात फैल गई। अब इसमें क्या गलती बताएंगे? फिलहाल ये गलत है। ठीक है, क्योंकि तमाम का प्रयोग देश के साथ नहीं हो सकता है। देश कोई मापने की चीज नहीं है। उन्होंने अपने जीवन में बहुत सा उतार चढ़ाव देखा था। अब आपको पढ़ के तो बहुत लग रहा होगा कि जो है ये बहुत शुद्ध शब्द है, लेकिन ये भी गलत है। ठीक है, ये भी वाक्य जो है गलत है। कई कचहरी के वकील ऐसा कहते हैं।
अब यहाँ पर कई कचहरी के वकील नहीं, कचहरी के कई वकील। यहाँ पर अगर कई आता तो ये ठीक होता, यानी ये भी गलत है। मैं गरम गाय का दूध पीता हूँ, कोई भी गाय गरम नहीं होती, गाय का गरम दूध पीता हूँ, यानी दूध की प्रॉपर्टी क्या है कि वो गरम है, तो वो यहाँ आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्या है, यहाँ पर जो है स्थान दोष है सभी में। अब इसमें जो है हम बहुत अच्छे से समझेंगे क्योंकि इस तरह के बहुत सारे आते हैं। तो कुल मिलाकर इसमें कोई भी विकल्प जो है सही नहीं है। कुछ किताबों में जो है किसी किसी विकल्प को जो है सही दिखा दिया गया है जबरदस्ती उत्तर देने के लिए, लेकिन वो प्रामाणिक नहीं है। ठीक है, मानक व्याकरण के अनुसार अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले तमाम देश में यह बात फैल गई। इसमें क्या है, विशेषण एवं शब्द चयन संबंधी अशुद्ध। क्यों? क्योंकि तमाम क्या है, तमाम एक अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है सब, अनेक या बाकी बचा हुआ। ठीक है, तो देश क्या है, देश एक समग्र इकाई है, देश एक बहुत बड़ी यूनिट है। उसके साथ संपूर्ण या सारा लगा होता विशेषण, तब तो समझ में आती बात की जो है इसके लिए अच्छा है। लेकिन तमाम का प्रयोग प्रायः बहुवचन में या अलग प्रकार के संबंधों में, जैसे तमाम लोग, तमाम उम्र, उसमें होता है। देश के साथ तमाम का प्रयोग जो है बिल्कुल गलत है। अगर इसको हमको शुद्ध लिखना हो तो क्या लिखेंगे हम, संपूर्ण देश में यह बात फैल गई या सारे देश में यह बात फैल गई। तमाम का प्रयोग देश के साथ नहीं हो सकता है। अगला वाक्य ले लीजिए, इसमें पहले पढ़ लीजिए अच्छे से। उन्होंने अपने जीवन में बहुत सा उतार चढ़ाव देखा था। अब यहाँ पर क्या है, किस प्रकार की अशुद्धि है, विशेषण एवं अन्विति संबंधी अशुद्धि है। विशेषण किस प्रकार का, संख्यावाचक और परिमाणवाचक। तो उतार चढ़ाव क्या है, जीवन की कई घटनाओं का एक समुच्चय है जिन्हें गिना जा सकता, इसलिए इसके साथ जो है परिमाणवाचक विशेषण बहुत सा, जो मात्रा बताता है, जैसे बहुत सा पानी, ठीक है, तो उसका प्रयोग जो है सर्वथा अशुद्ध। इसके स्थान पर किसी संख्यावाचक का विशेषण का प्रयोग होना चाहिए। बहुत सा की जगह बहुत से होना चाहिए था। ठीक है, या अनेक होना चाहिए था। साथ ही जब कर्म बहुवचन में है, जैसे उतार चढ़ाव कर्म है, तो क्रिया भी बहुवचन में होनी चाहिए, यानी देखे थे होना चाहिए था। ठीक है, ना कि देखा था होना चाहिए था। तो ये दो गलतियां याद रखिएगा। इस तरह से बहुत सारी गलतियां आपको वाक्य में मिलेंगी। अब इसका अगर हम प्रामाणिक रूप से शुद्ध वाक्य बनाएं तो उन्होंने अपने जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव देखे थे, या दूसरा विकल्प क्या हम दे सकते हैं, उन्होंने अपने जीवन में अनेक उतार चढ़ाव देखे हैं। थे की जगह है भी कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला अगला तो बिल्कुल आप समझ ही गए हैं, कई कचहरी के वकील ऐसा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कई का प्रयोग जो है वो गलत है, क्योंकि यहाँ पर पदक्रम संबंधी जो है दोष है। यहाँ पर इसका सही रूप क्या होना चाहिए था, कचहरी के कई वकील ऐसा कहते हैं। अगला, यहाँ भी पदक्रम संबंधी ही दोष है। ठीक है, और ये अशुद्धि बिल्कुल हास्यास्पद है, क्योंकि इसका सही रूप क्या होगा, मैं गाय का गर्म दूध पीता हूँ। ठीक है, ना कि गर्म गाय का दूध पीता हूँ। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ भी आपको शुद्ध वाक्य छांटना है, कौन सा वाक्य इनमें से शुद्ध है। तो यहाँ पर पहला पढ़िए आप, जो है, आपसे सानुरोध उचित प्रार्थना है कि आप हमारे पास अवश्य पधारें। ठीक है, अब यहाँ सानुरोध भी लगा है, उचित भी लगा है, प्रार्थना भी लगा है। अनुरोध और प्रार्थना तो एक ही बात है ना, या तो अनुरोध कीजिए या प्रार्थना कीजिए। समानार्थी शब्दों का एक साथ दो दो प्रयोग यहाँ पर जो है अनुचित है। फिर यही चीज यहाँ भी है, सानुरोध प्रार्थना, सानुरोध प्रार्थना, सानुरोध उचित प्रार्थना। तो कुल मिलाकर चारों ही सेंटेंस यहाँ पर गलत हैं। पुनरुक्ति दोष है इसमें, क्योंकि सभी विकल्पों में सानुरोध, सा अनुरोध, अनुरोध का मतलब ही होता है प्रार्थना या निवेदन, और उसके साथ निवेदन शब्द का एक साथ प्रयोग किया गया है। तो ये जो है सानुरोध और प्रार्थना का एक साथ प्रयोग जो है नहीं हो सकता है। अब इसी नियम पर कुछ जो है अच्छे उदाहरण देख लीजिए, जिससे आपको ये चीज याद हो जाए। कृपया यहाँ बैठने की कृपा करें। अब कृपया और कृपा आप देखिएगा, दोनों का मतलब तो एक ही है, दो बार लिखने की क्या जरूरत है। तो सीधा हम लिख सकते हैं कृपया यहाँ बैठें या यहाँ बैठने की कृपा करें। इसी तरह से वह सप्रमाण सहित अपनी बात कहेगा। सप्रमाण यानी प्रमाण सहित, और सहित यहाँ भी है,
तो सा और सहित दोनों क्या है, समानार्थी शब्द हैं, एक ही सेंटेंस में एक साथ इनका प्रयोग नहीं हो सकता है। शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा, वह सप्रमाण अपनी बात कहेगा। अगला है केवल मात्र 2 रुपए दे दीजिए। केवल और मात्र दोनों क्या है, समानार्थी शब्द हैं जिनका एक ही अर्थ होता है, एक समान अर्थ होता है। तो इसका सही रूप क्या हो जाएगा, केवल 2 रुपए दे दीजिए। फिर वही है सानुरोध प्रार्थना, ये भी गलत है। ठीक है, तो आपसे अनुरोध है यहाँ पर लिखने चाहिए या आपसे प्रार्थना होनी चाहिए। फिर यहाँ पर जो है विराम चिन्ह के भी दोष हैं। ठीक है, मूल विकल्प में जो है प्रार्थना है कि लिखा हुआ है, प्रार्थना है के बाद जो है क्या लगाया गया है, कॉमा लगाया गया है। तो जो पंडित कामता प्रसाद गुरु जो है, उनके जो समुच्चय विवेक अवधि की का जहाँ पर प्रयोग होता है, उसके ठीक पहले अल्प विराम या कॉमा का प्रयोग जो है नहीं किया जा सकता है। ये इंग्लिश में होता है, इसलिए जो है लोग अंधी उसकी नकल करने लगते हैं। लेकिन हिंदी भाषा में की प्रकृति में ये सर्वथा अशुद्ध माना जाता है। विशेषण एवं अर्थ संगति दोष। ठीक है, उचित प्रार्थना या उचित तरीके जैसे पदों का प्रयोग इसमें किया गया है, जो कि भी गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें नियम क्या है, किसी आदरणीय को सम्मान पूर्वक घर बुलाने के संबंध में प्रार्थना के साथ उचित विशेषण का प्रयोग भाषा के स्वभाव के बिल्कुल विरुद्ध है और निरर्थक है। प्रार्थना ही होती है, उसमें उचित अनुचित कुछ हो ही नहीं सकता है। ठीक है, अगर आप जैसे कहते हैं ना कि जाओ भगवान से प्रार्थना करो कि ये काम हो जाए, तो ये थोड़ी कहेंगे कि भगवान से उचित प्रार्थना करो। प्रार्थना का मतलब ही प्रार्थना सकारात्मक शब्द है, तो उसके लिए अनुचित और उचित ये जो है शब्द का प्रयोग होना ही नहीं चाहिए। फिर उसके बाद जो है आदरार्थे बहुवचन दोष भी इसमें है, पधारे लिखा गया है, जबकि होना क्या चाहिए था, पधारे। अंग की बिंदी, जहां भी जो है आदर पूर्वक शब्द होता है वहां पर जो है क्या होता है, बहुवचन का प्रयोग, अनुस्वार युक्त इसको लिखा जाना चाहिए था। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी गलतियां थी इसमें जो है सारे सेंटेंसों में। अब अनुरोध जो है, अब इसका जो है अगर हम व्याकरणिक कोटि में चलेंगे तो इसका जो है किसी कार्य के लिए किए जाने वाला जो आग्रह होती है, रिक्वेस्ट होती है, वो अनुरोध कहलाता है। ये एक तत्सम शब्द है, ये विशेष्य है, भाववाचक संज्ञा है, और इसका जो है पर्यायवाची होगा आग्रह, विनती, इल्तिजा और गुजारिश। इसी तरह से प्रार्थना शब्द का मतलब होता है विनय, निवेदन या स्तुति। ये तत्सम शब्द है और व्याकरणिक कोटि जो है इसकी भाववाचक संज्ञा है, इसके पर्यायवाची निवेदन, याचना, अर्ज और अरदास। इसी तरह से उचित शब्द है जो ठीक हो या जो योग्य हो, जो प्रॉपर हो, तो इसका ये तत्सम शब्द है, विशेषण है, और इसका विलोम उचित का अनुचित हो जाएगा। घर के बारे में आप जानते हैं, ये निवास स्थान है, ये एक तद्भव शब्द है, इसका प्रामाणिक तत्सम रूप ग्रह होता है, और व्याकरणिक कोटि जो है क्या है, विशेष्य है। घर के पर्यायवाची खूब पूछे गए हैं आज तक, आवास, आलय, निकेतन और भवन, ये जो है घर के पर्यायवाची शब्द हैं। तो मित्रों, इस तरह से आज हम लोगों ने 30 प्रश्नों को यहाँ कंप्लीट कर लिया है। अगर आप हमारे बैच से जुड़कर प्रॉपर RO समीक्षा अधिकारी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे बैच से जुड़कर प्री मेंस की विधिवत तैयारी कर सकते हैं। सारे PYQs के हल भी, चाहे सामान्य अध्ययन हो, चाहे कोई भी विषय हो, उसमें कराए गए हैं। PDF नोट्स दिए जाते हैं, वीडियो लेक्चर दिए जाते हैं, नोट्स बाइलिंगुअल हैं। इसके अलावा बाइलिंगुअल आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, बाकी आपको जो है गाइडेंस भी प्रोवाइड किया जाता है, पर्सनल गाइडेंस। तो कुल मिलाकर RO की बेहतरीन तैयारी करने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 75% हमारे पास चयन अब तक हम लोग 3 वैकेंसीज में दे सकते हैं, तो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा है। चलिए, तो मित्रों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार साथियों, सबसे पहले कुछ प्रश्न। क्या आप लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के RO परीक्षा में सफल होकर सचिवालय में समीक्षा अधिकारी जैसे प्रतिष्ठित पद पर चयनित होना चाहते हैं? क्या आपके पास व्यस्त दिनचर्या या व्यक्तिगत परिस्थितियों के कारण पढ़ने का समय नहीं है, जिस कारण आप प्रतिदिन 8 से 10 घंटे नहीं पढ़ पा रहे हैं? क्या आपका संकल्प है कि सचिवालय में समीक्षा अधिकारी बनना ही बनना है और आप तलाश रहे हैं इसके लिए एक सही मार्गदर्शन? यदि आपके इन तीनों प्रश्नों का उत्तर हाँ में है तो दीजिए अपनी तलाश को विराम।
आपके सपने को साकार करने के लिए आगामी समीक्षा अधिकारी परीक्षा की सुव्यवस्थित तैयारी हेतु डिकोड एग्जाम लाया है अभ्युदय बैच। इस बैच में आपको आगामी आरओ परीक्षा के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के इस पूरे पाठ्यक्रम को अभी से एक साथ बहुत ही बेसिक लेवल से वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स, टेस्ट सीरीज और उत्तर लेखन कार्यक्रम के माध्यम से विस्तृत रूप से पूर्ण कराया जाएगा। इसकी विशेषताओं में शामिल है साप्ताहिक टारगेट के अनुसार कम से कम 5 घंटे पढ़ाकर पूरे पाठ्यक्रम को अच्छे से तैयार करवाना, अनुभवी और समर्पित शिक्षकों द्वारा आधारभूत मानक पुस्तकों एवं स्रोतों पर आधारित पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराना, जिससे पाठ्यक्रम को सभी आयामों से कवर किया जा सके। इस बैच में पाठ्यक्रम को इस विस्तार से पढ़ाया जा रहा है कि इसमें प्रवेश लेकर आप न केवल आरओ परीक्षा बल्कि अन्य कई समकक्ष परीक्षाओं को भी एक साथ टारगेट कर सकें। इस परीक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित सामान्य अध्ययन, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी व्याकरण, रीजनिंग, मैथ, हिंदी आलेखन, निबंध आदि के विस्तृत अध्ययन से आप पूर्ण आत्मविश्वास से किसी भी परीक्षा में सफलता प्राप्त कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश की पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में भी इस बैच को पढ़कर सफलता प्राप्त की जा सकती है। इस बैच में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार एक सप्ताह में मात्र 18 से 20 वीडियो लेक्चर्स देखने होते हैं, जो आप प्रतिदिन 4 से 5 घंटे का समय निकालकर आसानी से पढ़कर तैयार कर सकते हैं। ये बैच ऑनलाइन जरूर है, परंतु इस बैच में छात्रों और शिक्षकों के बीच सीधे संवाद के लिए प्रक्रिया निर्धारित है, जिससे अभ्यर्थी अपनी आशंकाओं का व्यक्तिगत समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आपके संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाना ही अभ्युदय बैच की आधारभूत संकल्पना है। हमारा ये आत्मविश्वास संस्थान के 5 वर्षों की कठिन साधना की परिणति है। डिकोड एग्जाम संस्थान अपने 5 वर्षों के सफर में आरओ परीक्षा में 45 से अधिक चयन सुनिश्चित करवाकर एक विश्वसनीय संस्थान के रूप में विख्यात है। इसलिए बिना किसी संशय के पूर्ण विश्वास के साथ आप हमसे जुड़कर अपनी सफलता का नया अध्याय लिख सकते हैं। इस बैच से जुड़ने के लिए हमारे संस्थान के नंबर 8604409201 अथवा 9506742546 पर व्हाट्सएप या कॉल करके बैच की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अभी 500 शुरुआती छात्रों को विशेष छूट भी प्रदान की जा रही है, इसलिए इस अवसर का लाभ उठाने के लिए अतिशीघ्र प्रवेश लेकर अभ्युदय बैच से जुड़ें।